नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रतिम चौहान, व्याख्याता जीव विज्ञान। आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11-12 और हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश संश्लेषण। अब इस प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में हमने जो है इससे पहले वाले वीडियो में प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए एक आरेखीय चित्रण किया था। आज उसी के आगे हम समझते हैं। देखिए, आपने प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया में ये समझा है कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है इसमें जल का क्या होता है, जल का होता है प्रकाशिक अपघटन। इसमें जल का क्या होगा, प्रकाशिक अपघटन होता है, ठीक है। जबकि इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। और जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो इसमें ऑक्सीजन बनेगी, प्रोटॉन बनेंगे और साथ में क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो जल के प्रकाशिक अपघटन होने से इसमें ऑक्सीजन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जबकि इसमें ये सारी चीजें नहीं होती, ठीक है। अब प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ये कौन से भाग में पाई जाती है, ये पाई जाती है ग्रेना भाग में। किसमें पाई जाती है, ग्रेना भाग में पाई जाती है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो किसमें पाई जाती है, स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में जो है प्रकाश की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसमें तो प्रकाश की आवश्यकता होती है जबकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जो बने हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ठीक है ना, में जो प्रवेश कर जाते हैं। और चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जब होता है तो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, प्रवाह होता है, जिससे एटीपी व NADPH2 का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें एटीपी और NADPH2 का निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन प्रकाशिक अभिक्रिया में जो एटीपी और NADPH2 बने हैं इनका उपयोग इसमें क्या रहता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। और NADPH2 के द्वारा CO2 का क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है। तो ये जो एटीपी और NADPH2 है, प्रकाशिक अभिक्रिया में बने एटीपी व NADPH2 का उपयोग CO2 के अपचयन हेतु किया जाता है। किसके अपचयन हेतु किया जाता है, CO2 के अपचयन हेतु किया जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। और इसमें जो है CO2 के अपचयन से C6H12O6 का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कुछ प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाओं में अंतर पाए जाते हैं कि जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं जो होती है इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन से O2, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, इसमें ये सब नहीं होगा। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना भाग में पाई जाती है और ये स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। इसमें एटीपी और NADPH2 का निर्माण नहीं होता है, बल्कि प्रकाशिक अभिक्रियाओं में जो एटीपी और NADPH2 बनते हैं उनका उपयोग करके CO2 का अपचयन किया जाता है और C6H12O6 का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसमें जो है प्रकाशिक अभिक्रिया में तो H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि इसमें जो है CO2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीकरण होगा किसका, H2O का, और इसमें CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। और CO2 का अपचयन भी कह सकते हैं, ये इसको जो है CO2 का स्थिरीकरण भी कहा जा सकता है। अब हम इसके बाद में पढ़ते हैं प्रकाशिक अभिक्रियाओं के जो चरण आते हैं क्या क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और प्रकाशिक अभिक्रिया में जो चरण आते हैं वो समझेंगे। इससे पहले एक चीज हमें और ध्यान रखनी है
कि जो प्रकाशित और अप्रकाशित अभिक्रिया जो होती है, प्रकाशित अभिक्रिया जो है ये प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा प्रभावित होती है? प्रकाश द्वारा प्रभावित होती है। इसके विपरीत अगर हम अप्रकाशित अभिक्रिया की बात करें तो ये जो अप्रकाशित अभिक्रिया जो होती है ये तापमान द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा? तापमान द्वारा प्रभावित होती है। तो एक अंतर ये भी है कि प्रकाशित अभिक्रिया जो है ये प्रकाश द्वारा प्रभावित होगी और अप्रकाशित अभिक्रिया जो है ये तापमान द्वारा प्रभावित होती है। प्रकाशित अभिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक जो होता है वो ताप गुणांक Q10 इक्वल होता है 1, जबकि अप्रकाशित अभिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक जो होता है ये ताप गुणांक पाया जाता है 2 या 3। कितना पाया जाता है? 2 या 3 पाया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि प्रकाशित अभिक्रिया जो है ये इस पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, जबकि अप्रकाशित अभिक्रिया जो होती है इन पर प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि तापमान का प्रभाव पड़ता है। प्रकाशित अभिक्रिया में जो ताप गुणांक Q10 बराबर है वो 1 होगा, जबकि इसमें ताप गुणांक जो है Q10 इक्वल होता है 2 या 3 के। ठीक है। अब प्रकाशित अभिक्रिया, इन प्रकाशित अभिक्रिया में कौन कौन सी विधि होती है, कौन कौन से चरण पाए जाते हैं वो हम इसमें समझेंगे। तो प्रकाशित अभिक्रिया में जो चरण पाए जाते हैं इसमें सबसे पहले होता है प्रकाश का अवशोषण। किसका अवशोषण? प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित का उत्तेजन। प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित का उत्तेजन। ठीक है। तो इसमें आपको सीधा सा ये बताना होता है कि जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की जो ऊर्जा है, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा जिसको हम क्वांटम या फोटोन भी कह रहे हैं, क्वांटम या फिर क्या हो सकता है? फोटोन। इसका जो क्वांटम और फोटोन का जो अवशोषण है वो अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा? पर्णहरित के द्वारा। अवशोषण किसके द्वारा किया जाएगा? पर्णहरित के द्वारा किया जाएगा। और ये जो पर्णहरित जो होता है ये अब सामान्य अवस्था से आ जाता है। कौन सी अवस्था में? उत्तेजित अवस्था में। सामान्य अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाता है? ये उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और ये जो पर्णहरित जब सामान्य से उत्तेजित अवस्था में आता है तब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है? इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। तो प्रकाशित अभिक्रिया में सबसे पहले जो है प्रकाश का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? पर्णहरित के द्वारा किया जाता है, जिससे पर्णहरित का क्या होता है? उत्तेजन होता है। यानी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा यानी कि फोटोन या क्वांटम का अवशोषण पर्णहरित के द्वारा किया जाता है, जिससे पर्णहरित सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और पर्णहरित जो है ऑक्सीकृत होकर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें जल का प्रकाशित अपघटन होता है। जल का क्या होता है? प्रकाशित अपघटन। और ऑक्सीजन का क्या होता है? निकास। जल का प्रकाशित अपघटन एवं ऑक्सीजन का निकास। ठीक है। अब जल का प्रकाशित अपघटन, तो प्रकाशित अपघटन आपको पता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और जल का जब प्रकाशित अपघटन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 जल के अणु लिए हमने और इसका जो है क्या किया जा रहा है? प्रकाशित अपघटन हो रहा है। तो जब इसका प्रकाशित अपघटन होगा तब इसमें आप देखोगे किसका निर्माण होगा? ऑक्सीजन का निर्माण होगा। साथ में इसमें 4 क्या बनेंगे? प्रोटॉन बनेंगे। और 4 क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो जल का जब प्रकाशित अपघटन होता है तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, साथ में प्रोटॉन और क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो प्रोटॉन जो बना है ये प्रोटॉन NADPH को अपचयित करके किसका निर्माण कर देता है? NADPH2 का निर्माण कर देता है। अब ये प्रकाशित अपघटन की जो क्रिया होती है ये MnO
जल का प्रकाशीय अपघटन और ऑक्सीजन का निकास में क्या होगा कि जल का प्रकाशीय अपघटन होगा, यानी कितने अणुओं का, 2 अणुओं का, तब ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने बनेंगे, 4, इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे, 4, और ऑक्सीजन का कितना अणु, 1 अणु जो है वो मुक्त हो जाता है। और ये जल के प्रकाशीय अपघटन की जो क्रिया होती है ये मैंगनीज और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में होती है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट आता है इसमें NaDPH2 का निर्माण। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट का जो निर्माण किया जाता है ये कैसे किया जाता है, कैसे होता है NaDPH2 का निर्माण। हमने अभी इसमें पढ़ा कि यहाँ पर ये प्रोटॉन मुक्त हुए अब यही प्रोटॉन जो होते हैं NaDPH को क्या कर देते हैं, अपचयित कर लेते हैं, और अपचयित करने पर ही निर्माण होता है किसका, NaDPH2 का निर्माण होता है। और NaDPH2 के 2 अणु बनाने के लिए कितने प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, 4 प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और 2 NaDPH2 के जो अणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। तो अब आप ये ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने पढ़ा किसका अपघटन, जल का कौन सा अपघटन, प्रकाशिक अपघटन। क्या पढ़ा हमने, जल का प्रकाशिक अपघटन पढ़ा। और इस जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या मुक्त हुए थे, 4 प्रोटॉन मुक्त हुए। क्या मुक्त हुए, 4 प्रोटॉन मुक्त हुए। और यही 4 प्रोटॉन जो होते हैं ये NaDPH को किसमें, NaDPH2, ठीक है ना, हमें उसका क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। और 2 NaDPH से क्या बन जाएंगे, 2 NaDPH2 बन जाएंगे। अब ये जो 2 NaDPH2 जो बने हैं ये CO2 का क्या करते हैं, CO2 का अपचयन करते हैं। ये क्या करेंगे, CO2 का अपचयन करेंगे, ठीक है। तो अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो आवश्यकता होती है ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट यानी कि प्रकाश तंत्र प्रथम से प्राप्त किया जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट, प्रकाश तंत्र प्रथम से प्राप्त किया जाता है। आने वाले अगले टॉपिक में हम प्रकाश तंत्र 2 वर्णन तंत्र पढ़ेंगे, प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड। अभी आप इसमें इतना ध्यान दीजिएगा कि जल का प्रकाशीय अपघटन होने पर जो प्रोटॉन बनते हैं यही प्रोटॉन जो है 2 NaDPH का अपचयन कर देते हैं और किसका निर्माण करते हैं, 2 NaDPH2। अब ये जो 2 NaDPH2 बने हैं ये CO2 के अणु का क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं। अब इसके लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ये किससे प्राप्त किया जाता है, प्रकाश तंत्र प्रथम से प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसके बाद में आता है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण, अब क्या है प्रकाश फास्फोरिलीकरण, क्या है, किससे कार्य करता है, इसको समझेगा। हमने देखा कि जब पर्णहरित सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र में विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा, किसके द्वारा, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा जो है इनका क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। और इसी बीच में हम क्या देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से जो है निर्माण किया जाता है, किसका, एटीपी का निर्माण किया जाता है। तो प्रकाश तंत्र में विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा पर्णहरित से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ग्राही से दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्राही में जब स्थानांतरित होता है तब एडीपी से जो है एटीपी का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। क्योंकि ये क्रिया प्रकाश तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है लाल पतन। क्या आएगा, लाल पतन और इमर्शन प्रभाव और वर्णक तंत्र। तो नेक्स्ट जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं 5वें नंबर पे वो है प्रकाशिक अभिक्रिया में लाल पतन के बारे में, इसके साथ साथ में इमर्शन का वर्गीकरण प्रभाव, इमर्शन का
वर्गीकरण प्रभाव तथा दो वर्णक तंत्र। कितने वर्णक तंत्र? दो वर्णक तंत्र। तो अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं लाल पतन। क्या है लाल पतन, किसे कहा जाता है? लाल पतन का तात्पर्य क्या है, किसे कहा जाता है लाल पतन? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इमर्सन और उसके जो साथी थे, उन्होंने प्रकाशीय अभिक्रियाओं में जो भी प्रयोग किए, प्रेक्षण किए, उनमें ये हम सब पढ़ते हैं लाल पतन, इमर्सन का वर्गीकरण प्रभाव और वर्णक तंत्र के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे लाल पतन के बारे में। लाल पतन का मतलब क्या होता है? देखिए कि जो प्रकाश की विकिरण जिसका तरंगदैर्ध्य, ठीक है ना, 680 नैनोमीटर से उच्च है, ठीक है ना। प्रकाश की विकिरण जिसकी तरंगदैर्ध्य 680 नैनोमीटर से क्या है, उच्च है। तब आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है, कौन सी क्रिया हो रही है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है, और उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 680 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश किरण का अगर प्रयुक्त करते हैं, क्या करते हैं, उसको प्रयुक्त करते हैं, तब प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अब प्रकाश संश्लेषण की दर में ये जो कमी आ रही है, ये प्रकाश वर्णक्रम, कौन से वर्णक्रम? प्रकाश वर्णक्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित होती है। किससे क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से? लाल क्षेत्र से क्या होती है, संबंधित होती है, और इस वजह से ही इसी को क्या कहा जाता है, लाल पतन कहा जाता है। तो लाल पतन का मतलब समझ गए क्या हुआ कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 680 नैनोमीटर से उच्च तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरण को प्रयुक्त किया जाता है, तब प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की दर में यह कमी प्रकाश वर्णक्रम के लाल क्षेत्र से संबंधित होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, लाल पतन कहा जाता है। लाल पतन के बाद में हम पढ़ते हैं इमर्सन का वर्गीकरण प्रभाव। तो इमर्सन का वर्गीकरण प्रभाव क्या है, किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक जिनका नाम था इमर्सन, क्या नाम था? इमर्सन, और इनके साथी, इमर्सन व इनके जो साथी थे, इन्होंने क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है, कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इन्होंने उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ साथ में निम्न तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों का उपयोग किया था। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। तो इमर्सन और इनके साथियों ने मिल करके उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ निम्न तरंगदैर्ध्य, उस तरंगदैर्ध्य के साथ कैसी? निम्न तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश विकिरणों, वाली प्रकाश विकिरणों को क्या किया था? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त किया था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या किया? क्रिया में प्रयुक्त किया। तब इमर्सन ने क्या देखा कि उच्च तरंगदैर्ध्य और निम्न तरंगदैर्ध्य, ठीक है, इन दोनों से प्राप्त अलग अलग प्रकाश संश्लेषण की दर के योग से भी अधिक दर जो है पाई जाती है, जिसकी? प्रकाश संश्लेषण की। तो इमर्सन और उसके साथी ने क्या किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उच्च तरंगदैर्ध्य के साथ में निम्न तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश विकिरणों को जो है प्रयोग किया था। तब इन्होंने क्या देखा कि उच्च और निम्न तरंगदैर्ध्य से प्राप्त अलग अलग दरों के योग से अधिक जो है दर पाई गई। किसकी दर पाई गई? प्रकाश संश्लेषण की दर पाई गई। समझ गए ना? मैंने इसमें क्या समझाने की कोशिश की कि इमर्सन का जो वर्गीकरण प्रभाव है, ये वर्गीकरण प्रभाव का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? इमर्सन और उसके साथी। इन्होंने जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो
क्या कहा गया था, इमर्शन का वर्गीकरण प्रभाव कहा गया। इसी को क्या कहा गया, इमर्शन का वर्गीकरण प्रभाव कहा गया। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की दर में जो अधिकता पाई तो इमर्शन ने ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो प्रकार के जो वर्णन तंत्र होने चाहिए, जिसमें से एक वर्णन तंत्र तो ऐसा होगा जो उच्च तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करता है, और दूसरा वर्णन तंत्र ऐसा होता है जो निम्न तरंगदैर्घ्य वाले जो है प्रकाश विकिरणों को क्या करता है, अवशोषण करता है। तो इमर्शन वर्गीकरण प्रभाव से जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष क्या था कि कितने वर्णन तंत्र पाए जाते हैं, दो वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। कितने वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, दो वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। एक वर्णक तंत्र जो है वो किसको अवशोषित करता है, एक वर्णक तंत्र जो है वो उच्च तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों, उस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो निम्न तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश विकिरण होती है उन प्रकाश विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के वर्णन तंत्र हैं। एक वर्णन तंत्र का तो क्या कार्य रहेगा, उसका कार्य रहेगा उस तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करना, और दूसरा जो वर्णन तंत्र जो होता है उसका कार्य क्या रहेगा, उसका कार्य रहेगा निम्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों का क्या करना, अवशोषण करना। तो अब हम जो है इसमें वर्णन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्णन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर से इमर्शन के वर्गीकरण प्रभाव के बारे में समझ लेते हैं। इमर्शन के वर्गीकरण के प्रभाव का अध्ययन करने वाले इमर्शन और उसके साथ ही इन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दो प्रकार की जो है विकिरणों का उपयोग किया, उच्च तरंगदैर्घ्य वाली और निम्न तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश विकिरण। और इन्होंने क्या देखा कि उच्च तथा निम्न तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश विकिरणों से प्राप्त अलग अलग जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की दर के योग से भी अधिक जो है प्रकाश संश्लेषण की दर पाई गई। कब पाई गई, जब प्रकाश संश्लेषण में उच्च और निम्न दोनों ही तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का जब उपयोग किया जाता है, तब इसी को जो है इमर्शन का वर्गीकरण प्रभाव कहा गया। तब इमर्शन के इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में दो वर्णन तंत्र कार्य करते हैं, जिसमें से एक उस तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है और दूसरा निम्न तरंगदैर्घ्य की प्रकाश विकिरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। आइए पढ़ते हैं आप वर्णन तंत्र के बारे में। जो दो वर्णन तंत्र पाए जाते हैं उनको प्रकाश तंत्र कहा जाता है, जिसमें से एक फोटोसिस्टम फर्स्ट यानी प्रकाश तंत्र प्रथम और दूसरा क्या होता है, फोटोसिस्टम सेकंड यानी कि प्रकाश तंत्र द्वितीय। तो दो वर्णन तंत्र है जिनको प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो वर्णन तंत्र पाए जाते हैं और दो वर्णन तंत्र में एक रहेगा जिसको PS फर्स्ट और दूसरे को PS सेकंड कहा जाता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और ये हो जाएगा फोटो सिस्टम सेकंड। और हिंदी में हम लिखते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट और इसको लिखेंगे प्रकाश तंत्र सेकंड। अब पहले बात करते हैं हम प्रकाश तंत्र की। तो जो प्रकाश तंत्र जो होते हैं उस प्रकाश तंत्र में 300 से 400 कितने 300 से 400 जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। 300 से 400 क्या पाए जाते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश तंत्र में 300 से 400 जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है पाए जाते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें दो तरह के जो है वर्णक पाए जाते हैं। एक तो होता है मुख्य वर्णक, क्या होता है, मुख्य वर्णक, और जो दूसरे पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सहायक वर्णक। क्या कहा जाता है, सहायक वर्णक। और ये जो सहायक वर्णक जो होते हैं इनको एंटीना अणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको एंटीना अणु भी कहा जाता है। और जो मुख्य वर्णक जो होता है इसको जो है अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि प्रकाश तंत्र में 300 से 400 प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जिनमें से एक अभिक्रिया केंद्र होता है तथा उस अभिक्रिया केंद्र को चारों तरफ से घेरे हुए क्या पाए जाते हैं, सहायक वर्णक पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक
पाए जाते हैं ये कौन से सहायक वर्णक। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए सहायक वर्णक हो गए। और इन सहायक वर्णकों को हम और किस नाम से जानते हैं, इनको जानते हैं एंटीना अणु के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है कि सूर्य से आती है प्रकाश विकिरणें, और इन प्रकाश विकिरणों में उच्च ऊर्जा के अणु पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। और इन फोटोन में जो ऊर्जा संचित होती है वो सबसे पहले सहायक वर्णक जो होते हैं अवशोषित करते हैं, और सहायक वर्णक फिर इस ऊर्जा को किसको प्रदान कर देते हैं, किसको स्थानांतरित कर देते हैं, अभिक्रिया केंद्र को। अभिक्रिया केंद्र जैसे ही ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, तो अवशोषित करते ही ये क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और इनके उत्तेजित होते ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है निर्माण होता है किसका, प्रकाश तंत्र का। अब हम आगे बात करते हैं, हमें ये पता है कि जो प्रकाश तंत्र जो है ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और दूसरा होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। तो पहले हम अध्ययन करते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट क्या है। प्रकाश तंत्र जो फर्स्ट है, इस प्रकाश तंत्र फर्स्ट की बात की जाए तो इसमें जो अभिक्रिया केंद्र होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट में, ठीक है, इसमें जो अभिक्रिया केंद्र पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल A700। क्या होता है, क्लोरोफिल A700। और इसे जो है P700 से भी प्रदर्शित करते हैं। इसे जो है P700 से भी क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। अब अभिक्रिया केंद्र को घेरे हुए क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं सहायक वर्णक, जिसको हम जो है एंटीना अणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीना अणु भी कहते हैं। अब ये जो सहायक वर्णक पाए जाते हैं ये कौन से होते हैं सहायक वर्णक, ये होते हैं क्लोरोफिल A650, क्लोरोफिल A660, क्लोरोफिल A670, क्लोरोफिल A680, क्लोरोफिल A690 और कैरोटीनॉइड। और क्या पाए जाते हैं इसमें, कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। तो ये हो गए सहायक वर्णक, ठीक है। इसके साथ साथ में इनमें जो है पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब जो इलेक्ट्रॉन ग्राही पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनमें होता है आयरन, सल्फर, प्रोटीन, और इसको AFES से प्रदर्शित किया जाता है। आयरन, सल्फर, प्रोटीन के अलावा इसमें पाया जाता है फेरिडॉक्सिन। क्या पाया जाता है, फेरिडॉक्सिन पाया जाता है, जिसको FD से प्रदर्शित किया जाता है। इसके साथ में इसमें पाया जाता है साइटोक्रोम B6, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CYTB6 से भी लिखा जाता है, ठीक है। और इसके साथ में साइटोक्रोम F, क्या पाया जाता है इसमें, साइटोक्रोम F पाया जाता है, जिसको CYTF से लिखा जाता है, ठीक है। और पाया जाता है प्लास्टोसाइनिन। क्या पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन। ये सभी वर्णक और इलेक्ट्रॉन ग्राही मिल करके निर्माण करते हैं किसका, प्रकाश तंत्र प्रथम का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रकाश तंत्र प्रथम जो होता है ये चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में पाया जाता है। चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में पाया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में यह जो है ग्रेना व स्ट्रोमा
उपस्थित होते हैं सहायक वर्णक, जिनको एंटीना अणु भी कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में उच्च ऊर्जा के जो अणु पाए जाते हैं फोटोन, उनसे सबसे पहले सहायक वर्णक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के पश्चात अभिक्रिया केंद्र को प्रदान कर देते हैं। अभिक्रिया केंद्र जो होता है वो ऊर्जा को अवशोषित करने के पश्चात क्या हो जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और वह अवक्षेपित होकर के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुक्त करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये जो वर्णक तंत्र जिसको हम प्रकाश तंत्र कहते हैं, ये दो प्रकार के, जिसमें से एक है प्रकाश तंत्र प्रथम और एक है प्रकाश तंत्र द्वितीय। प्रकाश तंत्र प्रथम जो होता है, इसमें अभिक्रिया केंद्र जो है क्लोरोफिल A 700 पाया जाता है, जिसे P 700 से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सहायक वर्णक या एंटीना अणु जो पाए जाते हैं वो कौन से हैं, क्लोरोफिल A 650, क्लोरोफिल A 660, क्लोरोफिल A 670, क्लोरोफिल A 680, क्लोरोफिल A 690 और कैरोटीन। इसके साथ में अन्य अणु जो पाए जाते हैं वो आयरन सल्फर प्रोटीन, पेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम, B6 साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश तंत्र द्वितीय की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि प्रकाश तंत्र प्रथम होता है चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में पाया जाता है, ये गहन और स्ट्रोमा भाग में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रकाश तंत्र द्वितीय की बात करते हैं। तो प्रकाश तंत्र द्वितीय में जो अभिक्रिया केंद्र जो पाया जाता है, उस अभिक्रिया केंद्र को कहा जाता है क्लोरोफिल A 680 या इसी को जो है P 680 से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके साथ में इसके अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर पाए जाते हैं सहायक वर्णक, और आपको पता है सहायक वर्णकों को हम जो है एंटीना अणु भी कहते हैं। और जो सहायक वर्णक पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल A 650, क्लोरोफिल A 660, क्लोरोफिल A 670, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलेंस भी हो सकते हैं, और इसके साथ में जो अन्य अणु पाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही की बात की जाए, अन्य अणु या इलेक्ट्रॉन ग्राही, वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इसमें फियोफाइटिन जिसको PHEO से लिखा जाता है। फिर है प्लास्टोक्विनोन, क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन जिसको PQ से लिखा जाता है। फिर साइटोक्रोम B6 यानी CYD B6, साइटोक्रोम F, क्या पाया जाता है, साइटोक्रोम F CYD F पाया जाता है। और प्लास्टोसाइनिन, क्या पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन जिसको PCB लिखा जाता है। और इसके साथ प्रकाश तंत्र जो सेकंड होता है, ये पाया जाता है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश तंत्र फर्स्ट और ये हो गया प्रकाश तंत्र सेकंड। अब प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड के पश्चात हम इसमें जो है इनकी क्रियाविधि और जो चक्रीय और अचक्रीय जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण है उसके बारे में